हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। आप सभी सारे नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहे होंगे। आप सभी बार बार अपने हाथों को धो रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही साथ मास्क का भी प्रयोग कर रहे होंगे। उम्मीद है आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे, आपको आपके पाठ समझ में आ रहे होंगे। आप अपने शिक्षकों के दिए गए निर्देशों का भी पालन कर रहे होंगे। इसके पहले आपने मुग्धा का पाठ 3 देखा, जिसका शीर्षक गांव की झलक है। इस पाठ को पढ़कर आपको गांव के जीवन की जानकारी मिली होगी। आपको पता चला होगा कि गांव सुंदरता से परिपूर्ण होता है तथा प्रकृति के निकट होता है। इसके विपरीत शहरों में कोलाहल होता है तथा प्रदूषण पाया जाता है। आपको इस पाठ के माध्यम से यह भी पता चला होगा कि गांव के लोगों को अनेक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनका पलायन शहरों की तरफ हो रहा है। तो यह थी हमारे पूर्व पाठ की बात। चलिए अब हम वर्तिका के पाठ 3 को पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है शब्द तथा वाक्य विचार। एक या एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे फूल, चंद्र, लड़की और सूर्य। ये सभी शब्द वर्णों के मेल से बने हैं और इनका उच्चारण करने पर अर्थ भी स्पष्ट होता है। तो वर्णों के सही मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। वर्णों के गलत मेल से बने शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अतः वर्णों के गलत मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता है। यह हो गई शब्द की बात। चलिए अब हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे पुष्प, दुग्ध, दधि आदि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप परिवर्तन करके उसे हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। देशज शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। यानी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अगर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें देशज कहा जाता है, जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू, ठोकर आदि। विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को विदेशज कहते हैं, जैसे पुलिस, डॉक्टर, बाजार, साबुन, पादरी आदि। इसके अतिरिक्त एक शब्द और होता है जिसे कि हम संकर शब्द कहते हैं। तो 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं, जैसे लाठी हिंदी भाषा का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसे मिलाकर के एक नया शब्द बनता है, लाठी चार्ज। जैसे सिनेमा अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का शब्द है। इसे मिलाकर नया शब्द बना सिनेमा घर। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पुस्तक, नगर आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। और निरर्थक शब्दों का प्रयोग प्रायः सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे अरे तुम्हें रोटी ओटी नहीं खाना है क्या? तो रोटी हमारा सार्थक है, लेकिन ओटी निरर्थक शब्द है। चलो खाना वाना खाने चले, तो खाना हमारा सार्थक है
लेकिन वाना हमारा निरर्थक शब्द है। या घर में ताला वाला नहीं लगाना है क्या, तो ताला हमारा सार्थक शब्द है और वाला निरर्थक शब्द है। हर्षिता गीत गा रही है, बच्चे खेल रहे हैं, चिड़िया उड़ती है। ये सभी वाक्य किसी भाव या विचार को पूरी तरह से प्रकट कर रहे हैं। तो ये सभी वाक्य अनेक शब्दों से मिलकर बने हैं। इन वाक्यों में आए सभी शब्द सार्थक शब्द हैं और वाक्य में प्रयोग किए जाने पर ये शब्द पद कहलाते हैं। तो चलिए अब हम वाक्य की बात करते हैं। किसी भाव या विचार को पूरी तरह से प्रकट करने वाले पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, विधेय यानी कि प्रेडिकेट। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राधा लिखती है, बच्चा रोता है और मोहन विद्यालय जाता है। ऊपर लिखे वाक्य में राम के विषय में, दूसरे वाक्य में राधा के विषय में, तीसरे वाक्य में बच्चा के विषय में और चौथे वाक्य में मोहन के विषय में बताया गया है। तो अतः ये सभी उद्देश्य है और ये सभी अपने अपने वाक्य में कर्ता का काम करते हैं। वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य कहा जाता है। जैसे रामू पत्र नहीं लिखता है, आलसी रामू पत्र नहीं लिखता है और रैना का भाई रामू पत्र नहीं लिखता है। इन सभी वाक्यों में रामू, आलसी रामू और रैना का भाई रामू, यह सारे उद्देश्य हैं और इन्हीं के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो यह सारे, इसके अलावा, उद्देश्य के अलावा बचे हुए सारे वाक्य विधेय हैं। रामू पत्र नहीं लिखता है, इस वाक्य में रामू उद्देश्य है और पत्र नहीं लिखता है विधेय है। आलसी रामू पत्र नहीं लिखता है, आलसी रामू वाक्य में उद्देश्य है और पत्र नहीं लिखता है विधेय है। रैना का भाई रामू पत्र नहीं लिखता है, रैना का भाई रामू उद्देश्य यानी कर्ता है और पत्र नहीं लिखता है, यह विधेय है। तो यह हो गई उद्देश्य की बात। चलिए अब हम विधेय के बारे में जानते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राधिका पुस्तक पढ़ती है, तो राधिका उद्देश्य है और राधिका के विषय में कहा जा रहा है, तो पुस्तक पढ़ती है विधेय हो गया। देशभक्तों ने भारत को आज़ाद कराया, देशभक्त उद्देश्य हो गए और भारत को आज़ाद कराया, यह विधेय हो गया। ऊपर लिखे वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कहा गया, तो जिस उद्देश्य के विषय में कहा गया उन्हें विधेय कहा जाता है। अब चलिए हम वाक्य के प्रकार के बारे में जानते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक ही कर्ता यानी सब्जेक्ट और एक ही क्रिया यानी वर्ब होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह आगरा में रहता है, राम के पिता के पास एक कार है, या राधिका कक्षा 7 में पढ़ती है। तो यह सारे वाक्य सरल हैं, इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। हमने राधा को बुलाया था किंतु वह नहीं आई, यानी यहाँ पर यह वाक्य किंतु से जुड़ा। वह आया और चला गया, हमने इसे और से जोड़ा, 2 वाक्यों को जोड़ा, एक साधारण वाक्य को समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा गया। मोहन स्टेशन देर से पहुंचा, तब तक ट्रेन जा चुकी थी। तो हमने क्या किया, तब तक से वाक्य को जोड़ा। तो किंतु और तब तक यहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य होता है उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो, हमारा प्रधान उपवाक्य क्या हुआ, मैं जानता हूँ। आश्रित उपवाक्य क्या हुआ, तुम चोर नहीं हो। तो यह हो गया हमारा मिश्र वाक्य। चलिए पाठ पढ़ने के बाद हम कुछ चीज़ों की तरफ
ध्यान देते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में आए सभी शब्द पद कहलाते हैं। किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पद के समूह को वाक्य कहते हैं। किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय को छांटते समय कर्ता को उद्देश्य तथा अन्य पदों को विधेय के अंतर्गत लिखा जाता है। उम्मीद है आपको आपका पाठ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ चलते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? तो शब्दों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? उनके नाम लिखिए। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? उनके नाम लिखिए। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को क्या कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं। जो शब्द मूल रूप से अपना लिए गए उसे क्या कहते हैं? उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के जिन शब्दों का रूप हिंदी भाषा में बदल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्द विदेशज शब्द। स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्द देशज शब्द। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। खिचड़ी शब्द किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? तत्सम शब्द तो है नहीं क्योंकि खिचड़ी हमारा संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। तद्भव शब्द भी नहीं है क्योंकि यह भी हमारा संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। खिचड़ी हमारा देशज भाषा का शब्द है। अग्नि किस प्रकार का शब्द है? जैसा हमें स्पष्ट हो रहा है यह हमारा तत्सम शब्द है। वाक्य के अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह आगरा में रहता है। वाक्य वाक्यों के किस रूप का उदाहरण है? यह सरल वाक्य का उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को पहचान करके अलग अलग करके लिखिए। पहला सेंटेंस देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे यानी कि कर्ता, उद्देश्य और कर्ता के विषय में बात की जा रही है, पढ़ रहे हैं। तो बच्चे हमारा उद्देश्य हो गया और पढ़ रहे हैं विधेय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेया निबंध लिख रही है। श्रेया उद्देश्य है, उसके विषय में बात की जा रही है, यानी श्रेया कर्ता है और निबंध लिख रही है, इस वाक्य में विधेय हो जाएगा। मजदूर पेड़ काट रहा है। मजदूर कर्ता है यानी वाक्य का उद्देश्य है और पेड़ काट रहा है विधेय है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया कर्ता है और चिड़िया के बारे में बात की जा रही है, इसलिए उड़ रही है वाक्य में विधेय है। गोलू ने कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। गोलू ने कुत्ते को वाक्य का उद्देश्य हो गया क्योंकि कुत्ते के विषय में बात की जा रही है। डंडे से मारकर भगा दिया वाक्य में विधेय हो गया। उम्मीद है आपको आपका पाठ समझ में आ गया होगा। तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए तथा नियमों का अच्छी तरह से पालन करते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।